संघ के लिए महत्वपूर्ण रहा है। संघ और सहयोगी संगठन सालों से प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। इस दिन गरीब बस्तियों में दीप जलाने, पटाखे, मिठाई बांटने, भारत माता के नक्शे पर दीप प्रज्वलन करने जैसे कार्यक्रम करते आ रहे हैं। लेकिन 1963 की दिवाली कुछ अलग थी। देश में खुशी के उल्लास के बजाय हार की 30 मौतों का मातम पसरा हुआ था। ऐसे में नागपुर के संघ मुख्यालय में तत्कालीन संघ प्रमुख गुरु गोलवलकर द्वारा संघ के स्वयंसेवकों के लिए दिवाली पर एक आह्वान आज भी याद किया जाता है। में जब भारत पर हमला किया था तब देश दिवाली की तैयारियों में ही जुटा हुआ था। लेकिन तब इस तरह से युद्ध नहीं होता था कि हमला होते ही सबको पता चल गया। लोग रेडियो पर या अगले दिन के अखबार पर निर्भर करते थे। कई दिन लग गए पूरे देश को जानने और युद्ध की विभीषिका समझने में। वैसे भी जमीनी हमला था, सेनाएं धीरे धीरे ही आगे बढ़ती है, मिसाइल होती नहीं थी। 20 अक्टूबर को चीन ने ये हमला किया था और 28 अक्टूबर को दिवाली थी। लेकिन संघ के मुख्यालय में ये खबर बड़ी चिंता लेकर आई थी। दिन रात बैठकों का दौर चलने के बाद का फैसला किताब द आरएसएस A View to the Inside by एंडरसन और डैमले से मिलता है कि कैसे 2 दिन बाद यानी 22 अक्टूबर को ही संघ के 392 स्वयंसेवकों के एक समूह का गठन किया गया और उनको आसामल दाख और नेफा आज का अक्षर थे घायल सैनिकों का इलाज। 28 अक्टूबर के ऑर्गेनाइजर के अंक में विस्तार से इस खबर को छापा गया। इस खबर के साथ साथ स्वयंसेवकों के ट्रेन से रवाना होने का फोटो भी छापा गया था। साथ ही सैनिकों के लिए रसद यानी खाना दवाएं आदि भी भेजी गई। एक अनुमान के मुताबिक 500 से ज्यादा ट्रक लोड कर सीमावर्ती क्षेत्रों में भेजे गए थे। श्री गुरुजी समग्र दर्शन खंड 3 में गुरु गोलवलकर का एक बयान मिलता है। चीन का आक्रमण हिंदू राष्ट्र की परीक्षा है। स्वयंसेवक सैनिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे। ये बयान उन्होंने नागपुर में 23 अक्टूबर को दिया था। नेफा में संघ ने 50 से ज्यादा अस्थायी अस्पताल बनाए थे, जिनमें 2000 से भी ज्यादा घायल सैनिकों का इलाज संघ के स्वयंसेवक, जिनमें से कई डॉक्टर्स भी थे, ने किया था। प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। कलकत्ता में स्वयंसेवकों ने 20 शिविर लगाए थे, जिनके जरिए 15,000 से भी ज्यादा लोगों को भोजन, कपड़े जैसी तमाम चीजें बांटी गई थी। 10 नवंबर 1962 के ऑर्गेनाइजर के अंक से जानकारी मिलती है कि देश भर में लगने वाली संघ की शाखाओं में सैनिक भर्ती का प्रचार भी किया गया। युद्ध पर चीन ने 1 महीने बाद खुद ही विराम लगा दिया। अब बारी नुकसान के आकलन की थी। आरोप प्रत्यारोपों के बजाय संघ ने शहीद सैनिकों के परिवारों की सहायता का कार्यक्रम चलाया और 1300 शहीद परिवारों के लिए धन संग्रह करके उन दिनों 50 लाख रुपए की धनराशि उन तक पहुंचाई गई। इसके अलावा उनके परिवार के सदस्यों को नौकरियों के लिए प्रशिक्षण दिया गया। दावा गुरु गोलवलकर का एक बयान 26 नवंबर को भी बंच ऑफ थॉट से मिलता है। 1962 की हार ने हिंदू समाज की एकता जगाई, अब सेवा से राष्ट्र निर्माण करे। इसके बाद एक और कार्यक्रम संघ ने चलाया जिसे नाम दिया गया सीमा रक्षा अभियान। युद्ध के बाद बुरा हाल था, सीमाएं खुली पड़ी थीं। आसपास के देशों के कबीले के लोग सीमावर्ती गांवों में आकर लूट मचा रहे थे, डकैती डाल रहे थे। किसी को अब सेना का खौफ भी नहीं था। ऐसे में इस कार्यक्रम के जरिए संघ ने 5,000 स्वयंसेवक बॉर्डर पर डकैती रोकने के लिए भेजे, जिससे वो सेना की पर्याप्त तैनाती तक वहां गश्त लगाते रहे। आसाम में 10 हथियार प्रशिक्षण शिविर भी लगाए गए। लाइसेंसी हथियार वाले स्वयंसेवकों व आर्मी के रिटायर्ड अधिकारियों, सैनिकों की सहायता ली गई। संघ में राष्ट्रीय एकता यात्रा भी निकाली। युद्ध के भड़कने लगी थी। सीमा राज्यों रहने वाले लोगों में अलगाव की भावना उभरने लगी थी कि उनकी चिंता किसी को नहीं है। इस एकता यात्रा के जरिए 20 प्रांतों में मार्च आयोजित किया। लाखों लोगों ने इसमें भाग लिया। कई शहरों में स्वयंसेवक उन दिनों ट्रैफिक व्यवस्था तक संभाल रहे थे। 25,000 लोगों का पुनर्वास। गुरु गोलवलकर ने 5 दिसंबर 1962 को पीएम नेहरू को एक पत्र भी लिखा कि संघ इस आपदा की स्थिति में पूरा सहयोग देगा। नेहरू जी ने भी जवाब दिया और सेवा के लिए धन्यवाद लिखा। बाद में नेहरू जी ने संघ को 1963 की गणतंत्र दिवस की परेड में भी भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। 3000 स्वयंसेवकों ने उसमें पूर्ण गणवेश में मार्च किया, जिसको लेकर कांग्रेस के एक नेता पार्टी की बैठक में ये शिकायत भी करते दिखे कि कांग्रेस सेवा दल ने हिस्सा क्यों नहीं लिया। तो दूसरे नेता ने जवाब थॉट्स के पेज 192 पर दिए जलाओ सेवा से शीर्षक के विस्तार में जानकारी मिलती है। इधर राष्ट्र रक्षा कोष के लिए संग्रह जारी था। करीब 2 करोड़ की धनराशि इकट्ठा की गई थी, जिससे सीमावर्ती गांवों में स्कूल और अस्पतालों के निर्माण में सहायता दी गई। माना गया कि इस अभियान में 2 लाख लोगों को युद्ध सहायता दी गई, जिनमें शरणार्थी, शहीदों के परिवार, विधवाएं और सीमावर्ती गांवों के लोग शामिल थे। 1963 के सेवा दीपावली अभियान को लेकर बंच ऑफ थॉट्स में गुरु गोलवलकर का आह्वान मिलता है। इस दिवाली सिर्फ अपने घरों को ही रोशन न करें, बल्कि भारत के हर कोने में सेवा के दीप जलाएं।
सच्ची समृद्धि आसमान में आतिशबाजी से नहीं बल्कि हमारे लोगों में आत्मनिर्भरता की ज्योति जलाने से आती है। लेकिन ये केवल आह्वान भर नहीं था, बल्कि देश की हर शाखा को सर्कुलर के जरिए और भैया दूज को क्या क्या करना है इसकी भी जानकारी भेजी गई थी। जैसे धनतेरस और छोटी दिवाली को आसपास की सफाई के अलावा खर्चे कम करते हुए उन्हें गरीबों पर खर्च करना है। स्वयंसेवक गांवों गरीब बस्तियों में सफाई अभियान चलाएं और युद्ध विधवाओं को बर्तन आदि भेंट दें। दिवाली के दिन पूजा अपने भले के लिए नहीं बल्कि राष्ट्र की समृद्धि के लिए करनी है। दिए अपने घर तो जलाएं ही, अनाथालय या गरीब बस्तियों में जाकर जलाएं। इस बार पटाखों पर पैसे न खर्च करें, उस पैसे को गरीबों के लिए लगाएं। अकेले नागपुर में ही 500 जगहों पर दिए जलाने का कार्यक्रम आयोजित हुआ था। गोवर्धन पूजा और भाई दूज के लिए वृक्षारोपण कार्यक्रम और विस्थापितों के परिवारों से वैसे ही मिलने को कहा गया जैसे अपने भाई बहनों से मिलते हैं। तमाम जगह लोग उनसे मिलकर मिठाई आदि उपहार देकर आए। 1963 की सेवा दिवाली न सिर्फ संघ के लिए बल्कि देश के लिए उदाहरण बन गई। आज भी सेवा भारती और सेवा इंटरनेशनल जैसे संघ से जुड़े संगठन दिवाली को सेवा दीपावली के तौर पर ही मनाते हैं। 1963 में संघ से स्वयंसेवकों ने 50,000 से ज्यादा परिवारों को राशन किताबें, पड़े मिठाई आदि पहुंचाई थी और बिना किसी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पटाखों से करीब परहेज ही किया था। शाखाओं पर भजनों के कार्यक्रम हुए। रामायण को लेकर बौद्धिक हुए। शहीद सैनिकों के परिवारों और विस्थापितों को भी एहसास हुआ कि देश के लोग इस आपदा में उनके साथ हैं। ये जानकारी आपको पसंद आई है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर ले। जय श्री राम जरूर लिखे।